नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं क्लास 8 के बच्चों को पाठ 3 बस की यात्रा पर प्रकाश डाल रहा हूँ। हरिशंकर परसाई यात्रा का वर्णन अत्यंत मार्मिक ढंग से किए हैं। हम लोग मनो बहलाव के लिए यात्रा करते हैं, कोई आवश्यक कार्य के लिए भी यात्रा करते हैं। यात्रा में यदि मित्र मंडली होती है तो यात्रा का कोई कुछ अलग ही आनंद होता है। जैसा कि हरिशंकर परसाई अपने मित्रों के साथ यात्रा कर रहे हैं। पाठ को देखिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ये मध्य प्रदेश की यात्रा का वर्णन है। पन्ना से एक बस के माध्यम से जबलपुर और जबलपुर से पुनः मित्र मंडली का घर पहुंच जाने की बात तय हुई है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। कहने का मतलब, शाम के वक्त जो भी बस जाती है वह बस ठीक नहीं है, बस पुरानी है, बस कहीं खड़ी हो सकती है, कहीं निर्जन जगह पर ठहराव हो सकता है, काफ़ी डिले हो सकता है और तरह तरह के भय की आशंका रहती है। इसलिए लोगों के द्वारा शाम के वक्त में बस सफ़र करने का मनाही रहता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक ने जब बस को देखा तो उसकी श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, बस काफ़ी पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लगता था कि बस लगभग 100 साल पुरानी होगी। 100 साल की सदी होती है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। इस तरह जो सैकड़ों वर्ष की पुरानी बस हो, उससे यात्रा करना मंगलमय नहीं होता। दूसरा चीज, इतनी पुरानी गाड़ी पर चढ़ने का कंसस अलाउ नहीं करता। लोगों की आत्मा सलाह नहीं देती। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी ने, ध्यान देंगे, लेखक जब उस बस को देखा तो सोचा कि यह बस यात्रा करने लायक नहीं है, पूजा करने योग्य है। जैसे इससे किसी तरह का काम लेना अच्छा नहीं है।
ये यात्रा के योग्य नहीं है, विश्वकर्मा है तो इनकी पूजा कर लेनी चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के एक मालिक कहिए या स्टाफ कहिए उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में पूछा कि क्या यह बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आप अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक को देख करके लेखक ने ऐसा आभास जताया कि इतनी पुरानी गाड़ी अपने नहीं चल सकती है, इसको धक्का देना पड़ेगा, बहुत से लोग लगेंगे तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी, तब ये गाड़ी चलेगी। लेकिन बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे ऐसी बात बोले कि उनकी बात सुनकर लेखक को अजीबो सा लगा। क्या गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। ढाढ़स बांधते हुए लेखक के एक मित्र ने कहा कि डरने की बात नहीं है, ये बस बहुत दिनों से इस रास्ते में चल रही है, ये विश्वास के पात्र है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में लेकर चलती है, वैसे ये बस हम सब यात्रियों को गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मीन्स होता है साधन। हाँ, लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने के लिए जो मित्रगण आए थे अपने यात्री मित्रों को उस तरह से देख रहे थे, लगता है कि आज आखिरी मिलन है मित्रों से। हाँ, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कहने का मतलब बस तो स्टार्ट हो गई और स्टार्ट हुई तो उस तरह की आवाज़ आ रही थी, लगता है कि पूरे बस में आगे से पीछे तक इंजन है। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों में शीशे बहुत कम थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कहने का मतलब जीर्ण शीर्ण स्थिति में शीशे थे, फूटे थे, इसलिए फूटे शीशे खिड़की पर अगर हो तो उस खिड़की से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उससे सतर्कता बरतनी पड़ती है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, कहीं फूटे हुए शीशे गिर न जाए और गिरने के बाद हम लोगों को घायल न कर दे, इसलिए लेखक खिड़की से कुछ दूर ही सरक कर बैठे थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ऐसा लेखक अनुभव किए
कि जिस सीट पर ये बैठे थे उसके नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ पर भी पूरे पाठ में लेखक द्वारा कमेंट है, व्यंग किया गया है। असहयोग आंदोलन, जिस आंदोलन को गांधी जी ने चलाया था, मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ये बस उस समय की है जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। तो कहने का मतलब बस एक तरह से निर्दयी है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है विनय पूर्वक आज्ञा को न मानना। जैसे कोई हाथ जोड़कर कहता है कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। इस तरह से यात्री बस से हाथ जोड़ते रहे, लेकिन बस किसी की सुनेगी नहीं, बस मनमानी करेगी, चाहे किसी को कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, बस किसी की बात नहीं सुनेगी। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी सम्मिलित थे वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। कहने का मतलब गाड़ी का आगे और पीछे हिस्सा एक दूसरे को सहयोग नहीं दे रहा था, बल्कि असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कहने का मतलब गाड़ी की बॉडी जर्जर स्थिति में हो गई थी, उसके नट बोल्ट जगह जगह पर खुल गए थे, इसलिए गाड़ी में थोड़ा सा भी जर्क होता तो बॉडी इस तरह से आगे पीछे जाता, जैसे लगता है कि बॉडी का इंजन से कोई लगाव नहीं है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। एक तरह की रपट हो गई, आदत हो गई और सब भेदभाव लेखक के मन मस्तिष्क से निकल गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। गाड़ी से इतनी आवाज़ आ रही थी कि कहने का मतलब यात्रा करने वाले डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब होने पर आदमी अपना संतुलन खो बैठता है। उस स्थिति में उसको ये पता नहीं चलता है कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर है या हम सीट के ऊपर है। आदमी अपना संतुलन खो देता है, जैसे लेखक और उसके मित्र मंडली ने यात्रा के क्रम में अपना संतुलन खो दिए थे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती है तो सोचता कि इससे बस गोता लगा रही है। हाँ, आप देखेंगे एक पैराग्राफ ऊपर छूट गया है। हाँ, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में
पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। कहने का मतलब इस पैराग्राफ में भी लेखक के द्वारा कमेंट है। बस पुरानी थी, बस एकाएक खड़ी हो गई। तेल टंकी में लगता है कि छेद हो गया है, इसलिए टंकी से पूरे तेल बाल्टी में निकाला गया और निकालने के बाद पाइप के द्वारा इंजन में तेल पहुंचाए जाने लगा। तो इस चीज का उपमा लेखक ने कुछ मार्मिक ढंग से किया है। जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है, वैसे बस कंपनी के हिस्सेदार मानो बस इंजन को अपने हाथों से पाइप के द्वारा उसे तेल भेजकर यानी दूध पिला रहे हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी। बस निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस बोता लगा जाएगी। कहने का मतलब गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं थी, साधारण स्पीड में गाड़ी चल रही थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। लेखक और उसके मित्र मंडली को ऐसा आभास हो रहा था जैसे गाड़ी काफी जीर्ण शीर्ण है। गाड़ी का ब्रेक कभी भी फेल हो सकता है तो पेड़ों से टकरा सकती है। जो रोड के किनारे पेड़ थे, ब्रेक फेल होगा, गाड़ी सड़क से नीचे उतरेगी, पेड़ से टकरा जाएगी। इसलिए जब भी पेड़ नजर आता तो भय व्याप्त हो जाता। एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़, दूसरा पेड़ के बाद तीसरा पेड़, इस तरह से भय से आशंकित होकर लेखक और उसके मित्र सफर कर रहे थे। आगे झील दिखाई पड़ा तो अनुभव किए कि कहीं गाड़ी का स्टीयरिंग टूट गया तो गाड़ी झील में जाकर के गोता भी लगा सकती है। इसलिए काफी भयभीत होकर लेखक और मित्र मंडली यात्रा कर रहे थे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कहने का मतलब हम हाथ जोड़ते हैं, हम आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक मतलब होता है संजोग, इत्तेफाक की बात है। कोई भी मशीनरी चीज फेल हो सकता है, ये तो संजोग की बात है। इत्तेफाक मीन्स संजोग। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कहने का मतलब
शाम हो गई थी, रात धीरे धीरे होने लगी। आकाश में चंद्रमा दिखने लगे। उस चांदनी रात में निर्जन जगह में बियावान कहते हैं जंगल में गाड़ी खड़ी थी और उसकी ये दयनीय स्थिति देख करके लेखक बड़ा दया को प्रकट करने को मजबूर हो जा रहा है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। कहने का मतलब गाड़ी की जो बत्ती थी धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। बत्ती मानो अब लाइट बिल्कुल नहीं दे रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कहने का मतलब पीछे की सब गाड़ियों को ये पुरानी गाड़ी पास देते हुए सबको निकाल देती और कहती कि हमारी स्थिति तो ऐसी ही है, मैं रेंगते हुए ही चलूंगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। ये तीसरी बार गाड़ी डिस्टर्ब हुई रास्ते में। एक बार तेल की टंकी फूटा, दूसरे बार गाड़ी बंद हो गई और तीसरे बार इस पुलिया के पास भी टायर फिस करके बैठ गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, लेकिन गाड़ी तो रेंग रही थी, इसलिए गाड़ी रोड से नीचे नहीं उतरी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कहने का मतलब बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे काफी हिम्मत रखने वाले आदमी थे। ऐसे आदमी को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ी और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हमें अपने इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लगता ही नहीं था कि बस अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेगी। लोगों ने सोचा कि आज या कल या परसों की उम्मीद भी छोड़ दी जाए। हो सकता है कि पूरे जीवन इस बस में ही गुजारनी पड़े। इसलिए अब लेखक और उसके मित्र मंडली के द्वारा रास्ते में हंसी मजाक शुरू हो गया। गाड़ी अभी गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंची। अब मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं।
पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई क्योंकि बस वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। वह हिस्सेदार साहब से पूछा, यह बस चलती भी है? उसने कहा, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। इस पर वह बोला, यही तो वह देखना चाहता है, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? ऐसा विश्वस्त होने के बाद हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्योंकि बस डाकिन है, कहीं निर्जन जगह पर अचानक खड़ी हो जाएगी। बस काफी पुरानी है। देखने पर लेखक यही अनुभव किया कि बस यात्रा योग्य नहीं बल्कि पूजा के योग्य थी। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं क्योंकि बस की बॉडी भी अत्यंत जर्जर हो गई थी। उस स्थिति में इंजन चलने से गाड़ी में कहीं भी बैठने पर यही महसूस होता था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं या हमारे सीट के नीचे इंजन है। बस का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। बस की जर्जर स्थिति को देखकर यही महसूस होता था कि जैसे बस बोलती हो, हम आपकी आज्ञा को, आदेश को नहीं मानूंगी। इसलिए कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हिस्सेदार साहब की बात सुनकर लेखक को हैरानी हुई कि इतनी वयोवृद्ध बस अपने आप चलती है, इसको धक्का नहीं देना पड़ता, इसको तो स्टार्ट करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती, फिर भी यह अपने आप चलती है। यह तो कुदरत की करिश्मा है। पांचवा क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? आंसर है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि लेखक को बस के किसी हिस्से पर अब भरोसा नहीं था। वह सोचने को बाध्य हो गया था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता उसे डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। इस तरह अपनी यात्रा में लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। धन्यवाद।